ये है अगेंस्ट द गॉड्स के सीजन 2 का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट 96। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि जैसे ही युनचे उसके सामने अपीयर होता है, ड्यूक हुआई की आंखें बुरी तरह से फैल जाती हैं और उसके चारों तरफ की डेविल फ्लेम्स और बढ़ जाती हैं। वो गरजता है, युनचे अब मरो कमीने कहीं के। युनचे की नजर बर्फ जैसी ठंडी थी जब उसकी जलती हुई तलवार गोल्डन क्रो बर्निंग वर्ल्ड 5th रेल्म गोल्डन एनाहिलेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अटैक से टकराती है। अब आगे एक विशाल क्रिम्सन ब्लैक फॉलन डेविल फ्लेम किसी डेविल के मुंह की तरह युनचे पर कूदता है। वो अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलता। उसके चारों तरफ प्रोफाउंड एनर्जी की बस एक कमजोर सी लेयर होती है, लेकिन उसकी स्वॉर्ड में एक ऐसी प्योर गोल्ड फायर जल रही थी जो इतनी ल्यूमिनस थी कि उसकी तरफ देखना भी मुश्किल था। मू फेयान और युन वेटियन डेस्परेशन में चिल्लाते हैं, चेयर जल्दी पीछे हटो। उन्हें पता था कि यह ड्यूक हुआई का पागलों वाला फुल पावर्ड अटैक था, एक ऐसा अटैक जिससे कुछ महीने पहले लिटिल डीमन एम्प्रेस भी बचने की कोशिश करती। वो आगे बढ़ते हैं लेकिन उस तक टाइम पर नहीं पहुंच पाते और बस देखते रह जाते हैं कि कैसे वो 10 फुट ऊंची फ्लेम उसे पूरी तरह से एंगल्फ कर लेती है। लेकिन उस डेविलिश फ्लेम के अंदर से प्योर गोल्ड ब्लेज और भी तेजी से रेडिएट होने लगती है और वो उस क्रिम्सन ब्लैक फायर को तब तक आउटशाइन करती है जब तक वो डल न पड़ जाए। बुझने के बजाय गोल्डन फ्लेम आगे बढ़ती है और ड्यूक हुआई के अटैक को ठीक बीच से चीरकर रख देती है। ये थी गोल्डन एनाहिलेशन, गोल्डन क्रोज रिकॉर्ड ऑफ द बर्निंग वर्ल्ड के पहले 7 स्टेजेस की सबसे स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल डिस्ट्रक्टिव स्किल। ये यूजर की ब्लड लाइन और फ्लेम स्ट्रेंथ को छुपाकर एक ऐसी डिस्ट्रक्टिव पावर हासिल करती थी जो बॉडी की नेचुरल लिमिट्स को भी पार कर जाती थी। इस स्किल के नीचे युनचे की स्कारलेट गोल्ड फ्लेम एक प्योर गोल्ड फायर में ट्रांसफॉर्म हो गई, एक ऐसी लेजेंडरी फॉर्म जिसके बारे में कहा जाता है कि वो कुछ भी पिघला सकती है। ड्यूक हुआई की लेवल 5 सॉवरेन प्रोफाउंड रेल्म की फॉलन डेविल फ्लेम गोल्डन क्रो फ्लेम के लेवल के सामने कुछ भी नहीं थी। युनचे का सोड ब्लास्ट जो अब एक गोल्डन लकीर बन चुका था, आसानी से उस अटैक को 2 हिस्सों में चीर देता है। पटी हुई फ्लेम्स डाइवर्ट हो जाती हैं, एक मू फेयन की तरफ ब्लास्ट होती है और दूसरी युन वाइटियन और युन दुअनशुई की तरफ। वो पावरफुल मोनार्क्स मिलकर जल्दी से उन अटैक्स को डिस्पेल कर देते हैं। गोल्डन सोड ब्लास्ट बिना रुके आगे बढ़ता रहता है और ड्यूक हुआई के डिसबिलीफ में चौड़ी हुई आंखों के सामने उसके चेस्ट पर बेरहमी से स्ट्राइक करता है। हेवन स्माइटिंग सोर्ड उसके लेफ्ट शोल्डर से राइट रिब्स तक लगभग 1 इंच अंदर घुस जाती है। ड्यूक हुआई के मुंह से बस इतना निकलता है, ये नामुमकिन है। उसकी बॉडी इंस्टिंक्टिवली रिएक्ट करती है और वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ से युनचे के चेस्ट पर ब्लास्ट कर देता है। युनचे का चेहरा पीला पड़ जाता है और वो गले तक आए खून को जबरदस्ती निकल जाता है। फीनिक्स फ्लेम्स को इग्नाइट करके वो अपना मोमेंटम रिवर्स करता है और एम्पीरियन डांस ऑफ द फीनिक्स विंग के साथ नीचे उतरकर ड्यूक हुआई के हार्ट पर स्ट्राइक करता है। गोल्डन एनाहिलेशन से बना घाव और भी गहरा हो जाता है। ड्यूक हुआई दर्द से कराहता है और उसके शरीर से खून के फव्वारे निकल पड़ते हैं, जबकि युनचे एक बैकफ्लिप मारकर दूर जाता है और स्टेबली लैंड करता है। उसके नाक और होंठों से खून बह रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक सेटिस्फाइड मुस्कान थी। ड्यूक हुआई के दर्जन भर से ज्यादा एक्सपर्ट्स चिल्लाते हैं, योर हाइनेस। उसी पल लिटिल डीमन एम्प्रेस इंटरवीन करती है। एक जलती हुई फ्लेम स्नेक आसमान में उड़ती है, ड्यूक हुआई के चारों तरफ लिपटती है और उसे बड़ी बेरहमी से जमीन पर पटक देती है। फिर वो उसे घसीटकर अपने कदमों तक ले आती है। पूरे हॉल में जली हुई स्किन की तेज गंध फैल जाती है। ड्यूक के आदमी जहां थे वहीं जम जाते हैं और डर से पीछे हटने लगते हैं। युनचे की फैमिली चिंता से उसकी तरफ दौड़ती है। छेर, तुम ठीक हो? युनचे गर्व से कहता है, रिलैक्स, ये बस हल्की सी चोट है। ड्यूक हुआई से तो काफी हल्की। मू फेयान युनचे का कंधा पकड़ता है और जब उसे महसूस होता है कि उसका ऑरा स्टेबल है तो वो हैरानी और एक्साइटमेंट से बोलता है। वो बताता है कि कैसे युनचे ने सिर्फ 22 साल की उम्र में न सिर्फ एक मिड स्टेज मोनार्क का अटैक झेला, बल्कि बदले में उसे बुरी तरह से घायल भी कर दिया। एक ऐसा फीट जो शायद उसके फादर युन चिंगहोंग भी नहीं कर पाते। युनचे ईमानदारी से जवाब देता है, ग्रैंडफादर मेरी तारीफ कर रहे हैं। मेरी अभी की स्ट्रेंथ मेरे फादर से काफी कम है। वो समझाता है कि उसने अटैक को हेड ऑन नहीं लिया, बल्कि गोल्डन एनाहिलेशन का इस्तेमाल करके उसे बीच से काट दिया, जिससे बिखरी हुई पावर का बड़ा हिस्सा एल्डर्स ने झेल लिया। लेकिन युन फैमिली के सदस्य खुशी से झूम उठते हैं।
युनद्वंशवी मुस्कुराते हुए कहता है, यंग पेट्रियार्क को इतना मॉडेस्ट नहीं होना चाहिए। यहां मौजूद हर किसी ने आपको ड्यूक हुआई को बुरी तरह से घायल करते हुए देखा है। मू युबाई उस फ्लेम की ऑरा को पहचान कर पूछता है, चेयर जो तुमने अभी इस्तेमाल किया, क्या वो गोल्डन क्रो फ्लेम थी? युनचे सबके सुनने के लिए ऊंची आवाज में कंफर्म करता है, हां। फिर वो बताता है कि कैसे सी ऑफ डेथ में डिवाइन गोल्डन क्रो स्पिरिट ने उसे और लिटिल डीमन एम्प्रेस को बचाया था। उस स्पिरिट ने एम्प्रेस की ब्लड लाइन को अवेकन किया और यून क्लैन की लॉयल्टी के सम्मान में उसे गोल्डन क्रो ब्लड लाइन और उसके कल्टीवेशन आर्ट्स दिए। वो डिक्लेयर करता है कि गोल्डन क्रो स्पिरिट ने हाल की सारी घटनाएं देखी हैं और उसे अच्छे से पता है कि कौन लॉयल है और कौन नहीं। वो कहता है कि ये इनाम पूरे यून फैमिली के लिए है। उसकी बातों का हॉल में मौजूद हर शख्स पर गहरा असर पड़ता है। डीमन एम्परर क्लैन के लिए उनकी श्रद्धा कई गुना बढ़ जाती है और जो लोग ड्यूक हुआई के साथ थे उनके अंदर डर बैठ जाता है। यह साफ हो जाता है कि अब से यून फैमिली ही गोल्डन क्रो ब्लड लाइन और उसके डिवाइन प्रोटेक्शन की वारिस होगी। लिटिल डीमन एम्प्रेस युनचे पर एक नजर डालती है और फिर अपनी इमोशनलेस निगाहें अपने कदमों में पड़े टूटे हुए ड्यूक हुआई पर टिका देती है। वो ऑर्डर देती है, प्रोफाउंड हैंडल सोल सर्च। ड्यूक हुआई पैलेस का एक एल्डर गिड़गिड़ाते हुए कहता है, रुकिए, 1 मिनट रुकिए। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, एम्प्रेस उस पर एक बर्फीली निगाह डालती है। एक फ्लेमिंग पाइथन पैदा होता है, उस एल्डर के चारों तरफ लिपट जाता है और ब्लास्ट हो जाता है। उसके शरीर को जलती हुई राख के टुकड़ों में बदलकर हवा में बिखरा देता है। पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है और कुछ पल पहले का डर एक बार फिर सब पर हावी हो जाता है। वो ठंडी आवाज में कहती है, अब तुम शुरू कर सकते हो। ड्यूक हुआई के फैक्शन से कोई और एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं करता। जैसे ही यून एल्डर्स ध्यान से ऑर्डर पूरा करने के लिए आगे बढ़ते हैं, युनचे, जो अकेले ही उसके ठंडे गुस्से को समझता था, धीरे से अपनी फैमिली से कहता है, ग्रैंडफादर, अंकल, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे फादर और मदर को प्रोटेक्ट करें। ड्यूक मिंग अभी कहीं छिपा हुआ है। जल्द या देर से वही सबसे बड़ा खतरा बनेगा। मू फेयान और मू युबाई गंभीरता से सिर हिलाते हैं और आसपास के यून फैमिली एल्डर्स अलर्ट हो जाते हैं। अपनी प्रोफाउंड एनर्जी को स्टोर करके अगली लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। एक मोनार्क के लिए भी प्रोफाउंड हैंडल सोल सर्च करना बेहद मुश्किल होता है, लेकिन क्योंकि ड्यूक हुआई बुरी तरह से घायल था और उसका स्पिरिट केओस में था, वो लिटिल डीमन एम्प्रेस की पावर से पूरी तरह सप्रेस हो गया था। यून एल्डर्स ने अपने पहले ही अटेम्प्ट में उसकी सोल को पेनिट्रेट कर लिया, जिससे वो बिल्कुल लाइफलेस और डेज्ड हो गया। यून ही लिटिल डीमन एम्प्रेस को अनाउंस करता है, अब ये सब कुछ उगल देगा जो ये जानता है बिना झूठ बोलने की एबिलिटी के। लिटिल डीमन एम्प्रेस, जो अब अपनी एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ से इल्यूजरी डीमन रेल्म की अनडिस्प्यूटेड मास्टर बन चुकी थी, ड्यूक हुआई के पास नहीं जाती, बल्कि वो मुड़ती है और कहती है, युनचे, आओ और इंटरोगेशन तुम करो। युनचे बिना हैरान हुए जवाब देता है, यस। वो ड्यूक हुआई के पास चला जाता है, जो अब एक मरे हुए कुत्ते की तरह घुटनों पर बैठा था, और पूरे साइलेंट हॉल को एड्रेस करता है। युनचे डिक्लेयर करता है, तुम सब अपने कान खुले रखो और देखो कि ये कचरा जिसे तुम इल्यूजोरी डीमन रेल्म का नया सॉवरेन बनाने वाले थे, असल में है क्या। वो ड्यूक हुआई की तरफ मुड़ता है और अपना पहला सवाल पूछता है, प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट के वो लोग अचानक से हमारे इल्यूजोरी डीमन रेल्म में कैसे घुस आए। ड्यूक हुआई धीरे से जवाब देता है, ये मेरे रॉयल फादर थे, एक डिमेंशन ट्रांसमिशन आर्ट से। उन्होंने प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट को इन्फॉर्म किया कि मिरर ऑफ समसारा में डिवाइन प्रोफाउंड रेल्म तक एडवांस करने का सीक्रेट छुपा है, और इसी के जरिए उन्होंने उन्हें यहां आने के लिए एंटाइस किया। हॉल में एकदम से हंगामा मच जाता है। ये शब्द आसमान से गिरी बिजली की तरह थे, जिसने सबको स्टन्ड कर दिया था। उन्हें रियलाइज हुआ कि ड्यूक हुआई के जुर्म सिर्फ राज हत्या की कोशिश से कहीं ज्यादा भयानक थे। युनचे चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन लाए बिना आगे पूछता है, ये फैक्ट कि इन्वेडर्स हमारी डीमन इंपीरियल सिटी को ऐसे जानते थे जैसे उनके हाथ की लकीरें हों, क्या यह तुम्हारे ड्यूक हुआई पैलेस के सीक्रेट सपोर्ट की वजह से था? ड्यूक हुआई सुस्ती से बस हाँ में सिर हिलाता कहता है, यह एक सिंपल सा हॉल में फेंके गए एक और बॉम्ब जैसा था। शॉक की चीखों को इग्नोर करते हुए युनचे अपना अगला सवाल पूछता है, जिससे सबकी सांसें रुक जाती हैं। पिछले डीमन एम्परर, उनकी मौत आखिर कैसे हुई? ड्यूक हुआई कन्फेस करता है, ये मेरे रॉयल फादर थे। उन्होंने डीमन एम्परर की लापरवाही का फायदा उठाया और उन्हें टेलीपोर्टेशन प्रोफाउंड फॉर्मेशन में धकेल दिया।
सीधा उस हेवंस माइट सोल सप्रेसिंग फॉर्मेशन में जो पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था। हॉल में शोर फट पड़ता है। शौक, गुस्सा और दुख हर कोने में भर जाता है। यह सच कि पिछले डीमन एम्परर को सिर्फ इन्वेडर्स ने नुकसान नहीं पहुंचाया था, बल्कि ड्यूक मिंग ने एक मेटिकुलस स्कीम के जरिए उनका कत्ल किया था, बर्दाश्त से बाहर था। मुंह फेयान दहाड़ता है, उसकी मुट्ठियां सफेद हो जाती हैं। अबोमिनेशन, अबोमिनेशन। युनचे ठंडे से चिल्लाता है, मेरे ग्रैंडफादर। जब वो यहां पहुंचे थे, वो तुरंत हेवंस माइट सोल सप्रेसिंग फॉर्मेशन में फंस गए थे। क्या ये भी तुम्हारे ड्यूक ह्वाई पैलेस का ही किया धरा था? ड्यूक ह्वाई बड़बड़ाता है, हां, ये मेरे रॉयल फादर थे, जिन्होंने प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट वालों को बताया कि डीमन किंग कब और कहां से एंट्रेंस लेंगे। यून फैमिली के एल्डर्स दांत पीसते हुए बड़ी मुश्किल से खुद को ड्यूक ह्वाई के टुकड़े टुकड़े करने से रोक पाते हैं। युनचे बिना रुके आगे बढ़ता है, और लिटिल डीमन एम्परर, उसे किसने मारा? ड्यूक ह्वाई खुलासा करता है, शादी की रात उन्हें मेरे रॉयल फादर ने मारा था। उन्होंने एक सोल इन्वेडिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके लिटिल डीमन एम्परर की सारी मेमोरीज लूट ली। उसके बाद उन्होंने लाश को स्पेशल प्रोफाउंड फॉर्मेशन में फेंक दिया और उन्हें प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट भेज दिया। हर जवाब वहां मौजूद सभी के दिलों पर एक हथौड़े की चोट जैसा था। युनचे सवाल पूछता रहता है, गोल्डन क्रो लाइटनिंग फ्लेम वैली में लिटिल डीमन एम्प्रेस की जान लेने की कोशिश से लेकर इस सदियों लंबी साजिश के पीछे के असली मोटिव तक सब कुछ कन्फेस करवाता है। रेल्म को केओस में धकेलना, इंपीरियल लाइन का कत्ल करना और तख्त पर कब्जा करना। भीड़ को बर्फीली दहशत के साथ एहसास होता है कि उन्हें 100 साल से धोखा दिया जा रहा था। जिस दुश्मन से नफरत करना उन्हें सिखाया गया था, वो तो बस एक बलि का बकरा था, जबकि असली विलन वो आदमी था जिसे वो अपना नया एम्परर बनाने जा रहे थे। युनचे आखिरी वार करता है, ड्यूक ह्वाई, हर उस पावर और फैमिली का नाम लो जो तुम्हारे साथ शामिल थी। एक एक करके उनके नाम बताओ। जैसे ही ड्यूक ह्वाई नाम गिनाना शुरू करता है, ड्यूक जोंग पैलेस, हेलियन फैमिली, चेंग फैमिली, चारों तरफ पैनिक फैल जाता है। हेलियन फैमिली का पेट्रियार्क हेलियन क्वांग लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ता है और लिटिल डीमन एम्प्रेस के सामने घुटनों पर गिरकर रोने लगता है। लिटिल डीमन एम्प्रेस, मुझे धोखे में रखा गया। अगर मुझे सच में पता होता तो मैं कभी उसका साथ नहीं देता। मुझे सच में अंधेरे में रखा गया था। मैं लिटिल डीमन एम्प्रेस से गुजारिश करता हूं कि मुझ पर रहम करें। ड्यूक ह्वाई के कन्फेस किए गए जुर्मों के बोझ तले वो बस रोते हुए हमेशा की लॉयल्टी की कस्में खाने लगता है। हेलियन क्वांग फूट फूट कर रोने लगता है और उसके चेहरे से आंसू बहने लगते हैं। उसका पेट पछतावे से मरोड़ खा रहा था। बाकी फैमिलीज और फोर्सेस जिनके नाम ड्यूक ह्वाई ने लिए थे, वो भी एक दूसरे के ऊपर से होते हुए जमीन पर गिरकर लिटिल डीमन एम्प्रेस के सामने अपनी लॉयल्टी की कस्में खाने लगते हैं और अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगते हैं। वो सब शौक और डर से कांप रहे थे। उन्हें सिर्फ मौत का डर नहीं था, बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा की शर्मिंदगी का भी डर था। एक गिड़गिड़ाता है, लिटिल डीमन एम्प्रेस, हम सच में ड्यूक ह्वाई पैलेस के किए गए जुर्मों के बारे में कुछ नहीं जानते थे, बिल्कुल भी नहीं। दूसरा चिल्लाता है, अगर हमें सच में पता होता तो हमें 10,000 और हिम्मत भी मिलती, तब भी हम कभी ड्यूक ह्वाई पैलेस से नहीं जुड़ते। जूफंग फैमिली का पेट्रियार्क डिक्लेयर करता है, ड्यूक ह्वाई, तुम इतने नीच कैसे हो सकते हो? तुमने न सिर्फ डीमन एम्परर का कत्ल किया, बल्कि पूरे इल्यूजरी डीमन रेल्म पर मुसीबत ले आए। अगर हमें पता होता तो हमारी जूफंग फैमिली तुम्हें खुद अपने हाथों से चीर डालती। भाई ब्रदर्स, जिन्होंने पहले युनचिंग हुंग पर अटैक किया था, शौक से पीले पड़ गए थे। वो कसम खाते हैं, हम लिटिल डीमन एम्प्रेस से अपनी अनजाने में हुई गलती के लिए माफी मांगते हैं। आज से हम दोनों लिटिल डीमन एम्प्रेस के लिए मरने को तैयार हैं। गोल्डन आर्मर पहना एक जनरल जमीन पर पूरा लेट जाता है। अपना सिर जमीन पर पटकते हुए कहता है, यह सेवक हमेशा से वफादार रहा है। मैंने ड्यूक ह्वाई पैलेस का साथ इसलिए दिया क्योंकि मुझे लगा कि लिटिल डीमन एम्प्रेस के साथ कोई अनहोनी हो गई है और मैं बस अपनी रक्षा कर रहा था। ये कभी घमंडी और अपने सामने किसी को न समझने वाले एक्सपर्ट्स अब सबसे नीचे दर्जे के कैदियों की तरह रो रहे थे। वहीं दूसरी तरफ ड्यूक ह्वाई पैलेस के सारे मेंबर्स जमीन पर ढेर हो चुके थे। उनकी आंखें या तो खाली थीं या डर से भरी हुई। वो जानते थे कि आज के बाद बचने की कोई उम्मीद नहीं है। उनकी इज्जत रातों रात बदनामी में बदल गई थी और आने वाली पीढ़ियों तक अनगिनत लोग उन्हें कोसेंगे। एक ऐसी किस्मत जो साधारण मौत से भी ज्यादा डरावनी थी।
लिटिल डीमन एम्प्रेस धीरे से अपनी आंखें उठाती है। वो ठंडी आवाज में कहती है, ये एम्प्रेस ये मानने को तैयार है कि तुम सबको ड्यूक हुआई पैलेस के जुर्मों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। घुटनों पर बैठी भीड़ पर खुशी की एक लहर दौड़ जाती है, लेकिन उसके अगले शब्द उन पर ठंडे पानी की बाल्टी की तरह गिरते हैं। लेकिन ड्यूक हुआई ने खुले आम और छिपकर अनगिनत बार इस एम्प्रेस की नाफरमानी की है। उसकी लालच बहुत पहले ही साफ हो चुकी थी, लेकिन तुम सबने इस एम्प्रेस को छोड़कर ड्यूक हुआई पैलेस का साथ देना बेहतर समझा। तो तुमने जो किया है वो खुली बगावत से कम नहीं है। क्या तुम लोगों में जरा भी शर्म नहीं है कि अब तुम इस एम्प्रेस से रहम की भीख मांग रहे हो? उसके शब्द उनके कमजोर पॉइंट पर लगते हैं और वो बेकाबू होकर कांपने लगते हैं। उनके पास अब रहम की भीख मांगने और लॉयल्टी की कस्में खाने के अलावा कुछ नहीं बचता। लिटिल डीमन एम्प्रेस धीरे से अपना नाजुक हाथ आगे बढ़ाती है और सब अपनी सांसें रोक लेते हैं। अपनी कलाई घुमाते ही बाय गेमिंग के कब्जे से एक छोटा ब्लेड उड़ता है और ड्यूक हुआई के सामने जमीन में जाकर गड़ जाता है। वो धीमी पर भारी आवाज में कहती है, जब तुम लॉयल्टी दिखाना ही चाहते हो तो बहुत अच्छा, तुम में से जो कोई भी खुद ड्यूक हुआई को मारेगा, ये एम्प्रेस उसके जुर्म माफ कर देगी। एक पल के लिए मौत जैसा सन्नाटा छा जाता है, फिर हॉल में हंगामा मच जाता है। घुटनों पर बैठे लोग पागलों की तरह ड्यूक हुआई पर टूट पड़ते हैं। उनकी प्रोफाउंड एनर्जी सर्च करने लगती है। हेलियन क्वांग सबसे करीब होने के कारण ब्लेड छीन लेता है। अपनी लाल आंखों से वो सच्चे नफरत के साथ चिल्लाता है, ड्यूक हुआई मर जा। उसका सारा पछतावा और डर अब उस आदमी पर फोकस हो गया था जिसने उसे इस बर्बादी तक पहुंचाया था। उसी पल डीमन इंपीरियल हॉल की छत एक धमाके से फट जाती है। एक क्रिम्सन ब्लैक फ्लेम का गोला नीचे उतरता है और उससे निकली पावरफुल एनर्जी वेव आगे बढ़ रहे एक्सपर्ट्स को जमीन पर गिरा देती है। युनचे चिल्लाता है, ये ड्यूक मिंग है, सावधान रहना। वो अपनी तलवार पकड़ता है और अपने माता पिता को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे बढ़ता है। लिटिल डीमन एम्प्रेस अपनी आस्तीन घुमाती है और गोल्डन क्रो फ्लेम्स की एक लहर उस डेविलिश फायर से टकराती है, उसे उड़ा देती है। ऊपर आसमान में सिल्वर रोब्स में एक फिगर तैर रहा था, ड्यूक मिंग, जिसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान टिकी हुई थी। जो लोग उसे पहचानते हैं वो चिल्ला उठते हैं, ड्यूक मिंग। लिटिल डीमन एम्प्रेस उसका सामना करने के लिए उठती है। उसकी आंखों से हड्डियों तक चुभने वाला किलिंग इंटेंट रेडिएट हो रहा था। ड्यूक मिंग, ये एम्प्रेस सोचने लगी थी कि तुम में यहां आने की हिम्मत नहीं होगी। ड्यूक मिंग अपने प्लान्स को बर्बाद होते देखकर एक आह भरता है। फिर वो कहता है, जीतने वाले दुनिया पर राज करते हैं और हारने वाले डाकू बन जाते हैं। बस इतना है कि ये ड्यूक किसी आदमी से नहीं हारा, बल्कि गोल्डन क्रो डिवाइन स्पिरिट से हारा है। इंसान की ताकत आखिर में गॉड्स की पावर का मुकाबला नहीं कर सकती। मुफेयन गुस्से से कांपते हुए उसकी तरफ इशारा करते हुए बोलता है, तो ये सच में तुम थे? पिछले डीमन एम्परर ने तुम पर इतना विश्वास किया। किसने सोचा था कि तुम सच में ऐसे एहसान फरामोश, नीच और जहरीले विलन निकलोगे? ड्यूक मिंग एक बेपरवाह हंसी हंसता है। हे, इस छोटी सी जिंदगी में अगर कोई एम्बिशियस है तो वो क्यों किसी के नीचे रहकर दूसरे का नौकर बनना चाहेगा? इस ड्यूक ने बस वो किया है जो बहुत से लोग करना चाहते थे, पर उनमें हिम्मत नहीं थी। तो इस ड्यूक ने क्या गलत किया? भले ही आज मैं हार गया हूं, इस ड्यूक को सिर्फ असंतोष महसूस हो रहा है। मुझे बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। युनचे एक धीमी नफरत भरी मुस्कान के साथ जवाब देता है, तुम्हारी पूरी बात ही गलत है। इंसानियत को डिफाइन करने वाली सबसे बेसिक चीज हमारी ह्यूमन नेचर है, हमारे अंदर का सम्मान का एहसास और सही गलत की समझ। ड्यूक मिंग, क्या तुम्हारे अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? तुम ज्यादा से ज्यादा एक बुराई से भरे जानवर हो। वो आगे कहता है, तुमने खुद को डीमन एम्परर के क्लैन से कंपेयर किया। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा जोक है। डीमन एम्परर का क्लैन सबसे ऊपर क्यों राज कर सका? क्योंकि पहले डीमन एम्परर ने केओस को शांत किया और 10,000 साल की शांति लाए। डीमन एम्परर के क्लैन के पास रियल्म को एक करने का महान योगदान है। तुम्हारे ड्यूक मिंग नाम पर सिर्फ घिनौने और बुरे काम हैं, तो तुम किस बेसिस पर खुद को उनसे कंपेयर कर सकते हो? युनचे की आवाज और तेज हो जाती है। इसके अलावा तुम्हारे पूर्वज, तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारी इस एम्बिशन को किस नजर से देखेंगे? उन्हें सिर्फ दर्द, दुख, नफरत और गुस्सा महसूस होगा, क्योंकि तुमने उनकी सारी शान को शर्म में बदल दिया है। ड्यूक मिंग, जो अपनी हार में भी शांत था, वो गुस्से से चिल्लाता है, चुप हो जाओ।
युनचे के शब्द सबसे तेज सुइयों की तरह उसके शांत चेहरे को चीर कर निकल जाते हैं और उसका चेहरा बिगड़ जाता है। युनचे एक खुश मिजाज मुस्कान के साथ उसे ताना मारता है। ओह, क्या शर्म के मारे गुस्सा आ गया? जीतने वाले राजा और हारने वाले डाकू? नहीं, ये तुम पर सूट नहीं करता। अभी तुम ज्यादा से ज्यादा एक ऐसे इंसान हो जो दुनिया भर की नफरत और गालियां सहने वाला है। बस एक आवारा कुत्ता। ड्यूक मिंग का शरीर बेकाबू गुस्से से कांपने लगता है। वो दहाड़ता है, मैं तुम्हें मार डालेगा। ड्यूक मिंग एक गुस्से भरी दहाड़ मारता है और उसका पूरा शरीर फ्लेम से भड़क उठता है। आसमान से 30 मीटर से भी ऊंचा एक जायंट फ्लेम डेविल पैदा होता है और अपना भयानक मुंह खोले युनचे की तरफ बढ़ता है। एक 10th लेवल सॉवरेन प्रोफाउंड रेल्म प्रैक्टिशनर का इतना ज्यादा प्रेशर मू फेयन जैसे पावर हाउस को भी पूरी तरह से सफोकेट करने के लिए काफी था। लेकिन जायंट फ्लेम डेविल मुश्किल से 30 मीटर ही आगे बढ़ा होगा कि एक स्कारलेट गोल्ड फ्लेम की लकीर आसमान को चीरती हुई आती है। जिस पल वो उस डेविल को छूती है, ऐसा लगता है जैसे फ्लेम ने किसी सड़ी हुई लकड़ी को छू लिया हो। वो क्रिम्सन ब्लैक फिगर तुरंत फ्लेम पकड़ लेता है और स्कारलेट गोल्ड रंग का हो जाता है। वो दर्द से तड़पता और दहाड़ता है और फिर राख में बदलकर हवा में बिखर जाता है। भीड़ लिटिल डीमन एम्प्रेस की डरावनी पावर को कई बार देखने के बावजूद एक बार फिर उनके दिल डर से कांप जाते हैं। ड्यूक मिंग की पुतलियां सिकुड़ जाती हैं। उसका सीना जोर जोर से ऊपर नीचे होने लगता है। वो शौक से भरी आवाज में हकलाता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी प्रोफाउंड एनर्जी पहले ही डिवाइन प्रोफाउंड रेल्म तक पहुंच गई है। 4 शब्द डिवाइन प्रोफाउंड रेल्म सबको सन्नाटे में ला देते हैं। ये रेल्म ऑफ डिविनिटी की लेजेंडरी स्टेज थी, एक ऐसी अवस्था जो किसी को इंसानों के बीच गॉड बना दे। एक ऐसा रेल्म जिसे हासिल करना मॉर्टल्स के लिए नामुमकिन माना जाता था। इस बात की संभावना कि एम्प्रेस इस लेजेंडरी हाइट तक पहुंच चुकी है देखने वालों के दिलों में एक नए लेवल का डर और रिस्पेक्ट भर देती है, जो उनके दिलों में बची खुची विरोध की चिंगारियों को भी पूरी तरह बुझा देता है। ड्यूक मिंग चिल्लाता है, नहीं, ये नामुमकिन है। वो अपना सिर हिलाता है और उसके शरीर पर लगी फ्लेम पागलों की तरह लहराती है। यह कैसे मुमकिन है कि इस दुनिया में कोई इस ड्यूक से ज्यादा स्ट्रांग हो? बिल्कुल नामुमकिन। वो अपनी पूरी पावर अनलीश कर देता है और 300 मीटर ऊंचा डेविल फ्लेम्स का एक पिलर दहाड़ता हुआ लिटिल डीमन एम्प्रेस की तरफ बढ़ता है। उस कयामती प्रेशर से आधे डीमन इंपीरियल सिटी के राख हो जाने का खतरा था। लिटिल डीमन एम्प्रेस अपनी निगाहें फोकस करती है। उसके शरीर पर गोल्डन क्रो फ्लेम्स शांति से जल रही थीं। वो बस अपने नाजुक बर्फ जैसे सफेद हाथ उठाती है और हल्के से लहराती है, जिससे एक विशाल फायर केज बन जाता है जो ड्यूक मिंग और उसके विशाल अटैक को पूरी तरह से ढक लेता है। वो भयानक डेविल फ्लेम्स उस केज के सामने आधा इंच भी आगे नहीं बढ़ पाती। जैसे ही फायर केज सिकुड़ता है, वो उस डेविलिश फायर को धीरे धीरे कंप्रेस करता, निगलता और खत्म कर देता है, जिससे ड्यूक मिंग एक बेबस जानवर की तरह फंस जाता है। वो 10 से ज्यादा बार भागने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार जब वो गोल्डन क्रो फ्लेम्स को छूता, वो जलन के दर्द से तड़प उठता। वो पूरी तरह से सप्रेस हो चुका था। लिटिल डीमन एम्प्रेस बोलती है, उसकी हथेलियां नीचे की तरफ थीं और उसकी फ्लेम्स और तेज हो रही थीं। उसकी आवाज में ठंडी नफरत भरी हुई थी। ड्यूक मिंग, तुमने मेरे पिता को मारा, मेरे भाई को मारा, मेरे पूरे क्लैन को नुकसान पहुंचाया और मेरे इल्यूजरी डीमन रेल्म को कैओस में धकेल दिया। तुम्हारे पापों की कीमत तुम्हारे पूरे क्लैन के खून से चुकाई जाएगी। इस एम्प्रेस ने सब कुछ छोड़ दिया और मौत की खाई से रेंगकर वापस आई है ताकि तुम्हारे पूरे क्लैन को अनंत नर्क में गिरा सकूं। जैसे ही उसका आखिरी शब्द खत्म होता है, वो अपने हाथ लहराती है। उमड़ती हुई फ्लेम्स एक विशाल गोल्डन क्रो फ्लेम सिलुएट बन जाती हैं, जो डीमन इंपीरियल सिटी के वेस्ट साइड की तरफ उड़ती हैं। कुछ ही पलों में वो मीलों ऊपर से नीचे गिरती है और एक जोरदार धमाका पूरे शहर को हिला देता है। एक स्कारलेट गोल्ड फायर पिलर आसमान में उठता है, जो 100 मील से भी ज्यादा दूर से दिखाई देता है। लोग ठंडी सांसें लेते हुए चिल्लाते हैं, वो ड्यूक हुआई पैलेस है। महान ड्यूक हुआई पैलेस अंदर मौजूद सभी के साथ पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था और फ्लेम के एक ऐसे समुंदर में दफन हो गया था जिससे बचना किसी के लिए भी नामुमकिन था। लेकिन यह बुरा सपना अभी शुरू ही हुआ था। लिटिल डीमन एम्प्रेस फिर से अपने हाथ लहराती है और ड्यूक हुआई की बेजान बॉडी हवा में खींच ली जाती है, उसके बेटों ड्यूक हुइये और ड्यूक हुईरन के साथ। वो डिक्लेयर करती है, ड्यूक मिंग, तुमने मेरे पिता और मेरे भाई की मौत का कारण बने।
इसलिए ये एम्प्रेस तुम्हारे क्लैन के लोगों का कत्ल करेगी, तुम्हारी सारी संतानों को मिटा देगी, उन्हें जलाएगी और उन्हें दुनिया के सबसे दर्दनाक तरीके से मारेगी। यही तुम्हारा क्लैन डिजर्व करता है। हुई डेस्परेशन में गिड़गिड़ाता है, लिटिल डीमन एम्प्रेस, मुझे माफ कर दो, मुझे कुछ नहीं पता। उसकी मिन्नतों का जवाब हवा में अचानक पैदा हुई फ्लेम देती है, जो उन तीनों को ढक लेती है। उनकी मिन्नतें भयानक चीखों में बदल जाती हैं जब गोल्डन क्रो फ्लेम्स धीरे धीरे उनके हाथ पैर और शरीर को खाने लगती हैं। उन्हें एक ऐसे दर्द से तड़प पाती हैं जो नर्क से आया लग रहा था। नीचे खड़े लोगों के चेहरे पीले पड़ जाते हैं और वो कांपने लगते हैं। इस मंजर और आवाजों से इतने डर जाते हैं कि उनसे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। ड्यूक मिंग दहाड़ता है, उसकी आंखें खून जैसी लाल हो जाती हैं जब वो अपने इकलौते बेटे और पोतों को तड़प तड़प कर मरते हुए देखता है। चुप रहो, उससे रहम की भीख मत मांगो। वो एम्प्रेस की तरफ एक कांपता हुआ हाथ उठाता है। लिटिल डीमन एम्प्रेस, ये अभी खत्म नहीं हुआ है। ये मत सोचना कि ये ड्यूक पूरी तरह से हार गया है। जो ताकत तुम्हारे पास है, ये नामुमकिन है कि इसका कोई साइड इफेक्ट ना हो। शायद तुम्हारी कीमत मौत है। इस ड्यूक से पहले मरो। वो पागलों जैसे गुस्से में अपने दांत पीसता है। लिटिल डीमन एम्प्रेस, तुम बस इंतजार करो। ये ड्यूक एक दिन बदला लेगा, एक ऐसा बदला जो इसका 10,000 गुना चुकाएगा। ड्यूक मिंग एक बड़ी सी क्रिम्सन ब्लैक खून की धुंध थूकता है। उस धुंध के पर्दे में उसका शरीर ब्लर हो रहा होता है और फिर पूरी तरह से गायब हो जाता है। उसने एक ब्लड एस्केप का इस्तेमाल किया था, अपनी लाइफ फोर्स का एक बड़ा हिस्सा सैक्रिफाइस करके भागने के लिए। फायर केज गायब हो जाता है। एम्प्रेस के पीछे चीखें बंद हो चुकी थीं। ड्यूक हुआई और उसके बेटे पूरी तरह से राख हो चुके थे। लिटिल डीमन एम्प्रेस धीरे से मुड़ती है। उसकी ठंडी निगाहें उस बर्बाद हॉल पर घूमती हैं जहां ड्यूक हुआई के सामने सरेंडर करने वाले गुनहगार अभी भी कांपते हुए घुटनों पर बैठे थे। उसकी आवाज किसी मौत के फरिश्ते के फैसले जैसी लगती है। ये एम्प्रेस तुम्हें अपने पापों का प्रायश्चित करने का एक मौका देगी। मैं तुम्हें 10 दिन दूंगी। इन 10 दिनों के अंदर ये एम्प्रेस चाहती है कि तुम सब ड्यूक हुआई पैलेस के पूरे क्लैन को मिटा दो। बाप, मां, पत्नी, उनके पूरे परिवार को खत्म कर दो। औरतों और बच्चों को भी नहीं छोड़ना है। और उनकी लाशों को लाकर डीमन इंपीरियल सिटी के गेट के सामने ढेर कर दो और सबको जला दो। एक बाल भी नहीं बचना चाहिए। उसका आखिरी फरमान एक अल्टीमेटम था। 10 दिन के बाद अगर ड्यूक हुआई के क्लैन का कोई भी इंसान बचा तो ये एम्प्रेस तुम में से 100 लोगों को सजा देगी और मार डालेगी। अगर 10 लोग बचे तो ये एम्प्रेस तुम में से 1000 लोगों को मार डालेगी। उसके बेरहम शब्दों ने शहर के इतिहास में सबसे डरावने आतंक के दौर की शुरुआत कर दी। नए एम्परर की एसेंशन सेरेमनी, जिसने सबका ध्यान खींच रखा था, एक ऐसे अंजाम पर खत्म हुई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इसकी जगह रिबेल्स और ड्यूक हुआई पैलेस के खून का बैप्टिज्म हुआ। पूरे ड्यूक हुआई पैलेस को खत्म करने के क्रूर आदेश के कारण हर वो शख्स जो पहले उनके सामने झुका था, अब उन्हीं के लोगों के खिलाफ अपने कसाई के चाकू उठा लेता है। जो लोग कभी ड्यूक हुआई पैलेस के तलवे चाटना चाहते थे, अब खुद को उनसे अलग करने के लिए बेताब थे और सबसे पहले कत्ल करने की कोशिश कर रहे थे। 7 महान गार्डियन फैमिलीज और कई ड्यूक पैलेसेस जानते थे कि खुद को बचाने के लिए उन्हें लिटिल डीमन एम्प्रेस के प्रति अपनी लॉयल्टी दिखानी होगी, भले ही इसका मतलब अपनी इज्जत छोड़ना ही क्यों ना हो। लिटिल डीमन एम्प्रेस के पास अब वो पावर थी कि वो उनकी 10,000 साल पुरानी फैमिलीज को रातों रात खत्म कर सकती थी और उनके नाम इतिहास में बदनाम कर सकती थी। ड्यूक हुआई पैलेस अपने कई स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिशनर्स के बावजूद इन सब पियरलेस एक्सपर्ट्स की मिलीजुली ताकत का सामना नहीं कर सका और आखिरकार घेर लिया गया। लिटिल डीमन एम्प्रेस ने 10 दिन की लिमिट दी थी, लेकिन सिर्फ 3 दिन में ड्यूक हुआई पैलेस तबाह हो गया और उसके पूरे परिवार को मिटा दिया गया। कोई भी जिंदा नहीं बचा। हजारों मील दूर रहने वालों को भी मार दिया गया। कभी का खुशहाल ड्यूक हुआई पैलेस अब एक जला हुआ खंडहर था जहां हवा में खून की गहरी गंध फैली हुई थी। कोई भी उसके 10 मील के दायरे में जाने की हिम्मत नहीं करता था। डीमन इंपीरियल सिटी में हर फोर्स डर से कांप रही थी और लोग डर डर के चल रहे थे। ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत भी नहीं कर रहे थे। रेल्म के हीरो जो डीमन एम्प्रेस की रेन सेरेमनी और नए एम्परर की एसेंशन सेरेमनी के लिए आए थे, अब वहां से जा नहीं सकते थे। 7 दिन में रोकी गई रेन सेरेमनी फिर से आयोजित की जाएगी। ये लिटिल डीमन एम्प्रेस का एक ऐसा आदेश था जिसे मानने से इनकार करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। इसके विपरीत यून फैमिली में एक्साइटमेंट का माहौल था।
हालांकि युन चिंगहोंग के टैबू फॉर्मेशन को लिटिल डीमन एम्प्रेस ने जबरदस्ती रोक दिया था, पर उसका आधा हिस्सा पहले ही शुरू हो चुका था। उन्होंने काफी मात्रा में ब्लड एसेंस खो दिया था, जिसने न सिर्फ उनकी प्रोफाउंड एनर्जी को कम कर दिया, बल्कि उनके एप्टीट्यूड को भी हमेशा के लिए कम कर दिया, जिससे भविष्य में ब्रेक थ्रू करना लगभग नामुमकिन हो गया था। लेकिन युनचे के लिए, जिसके पास रेज गॉड की पावर थी, डैमेज हुए ब्लड एसेंस को आराम से ठीक करना नामुमकिन नहीं था। युनचे युन चिंगहोंग के पीछे बैठा था, उसकी हथेलियां उनकी पीठ पर थीं और वो लगातार नेचर की फोर्स को उनके शरीर में डाल रहा था। 2 घंटे के बाद युन चिंगहोंग ने अपनी आंखें खोली। उनका चेहरा गुलाबी था और सांसें तेज थीं। युनचे राहत की सांस लेते हुए कहता है, फादर की वाइटैलिटी पहले से ही स्ट्रांग थी, इसलिए इसे रिस्टोर करना मेरी सोच से ज्यादा आसान था। हर दिन 2 घंटे ऐसे ही, और आपका डैमेज हुआ ब्लड एसेंस ज्यादा से ज्यादा 3 महीनों में पूरी तरह से रिस्टोर हो जाएगा। मू यूरू उसके माथे से पसीना पोंछते हुए कहती है, चेयर, तुमने बहुत मेहनत की। युन वेटियन हैरानी से कहता है, ये तो एक चमत्कार है। युनद्वान शुई ग्रीट करते हुए कहता है, यंग पेट्रियार्क के शब्दों से हम पूरी तरह से चिंता मुक्त हैं। हेवेन का शुक्रिया, जिसने हमारे यंग पेट्रियार्क को लौटाया। आपने हमारे पूरे क्लैन को फ्लेम और पानी से बचाया। प्लीज युनद्वान शुई का प्रणाम स्वीकार करें। युन वेटियन भी झुकते हैं, लेकिन युनचे उन्हें रोक लेता है। एल्डर्स, प्लीज उठ जाइए, ये मेरे लिए स्वीकार करना बहुत ज्यादा है। आप लोग हैं जिन्होंने सच में मेहनत की है। उसी पल तेज कदमों की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद शाओयुन की चिंतित चीख आती है, फादर, मदर, मैं वापस आ गया। दरवाजा धकेलकर खोला जाता है और शाओयुन वहां खड़ा था। उसका चेहरा लाल था। फादर, मदर, बिग ब्रदर। वो युनचे के सामने दौड़ता है, उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं। बिग ब्रदर, आपको फिर से देख पाना, ये सच में बहुत अच्छा है। 13वें एल्डर्स उसके पीछे आते हैं, खुशी से कहते हुए। जब यंग मास्टर को पता चला कि यंग पेट्रियार्क वापस आ गए हैं, तो वो इतना एक्साइटेड हो गया कि लगभग रो ही पड़ा था। लिटिल डीमन एम्प्रेस सुरक्षित थी और हमारी यून फैमिली भी सुरक्षित थी। हेवेन ने सच में हमारी यून फैमिली को निराश नहीं किया। 3 दिन पहले जब युन चिंगहोंग ने ड्यूक हुआई से लड़ने का फैसला किया था, तो उसने शाओयुन को बेहोश कर दिया था और 13 एल्डर्स को उसे दूर ले जाने के लिए कहा था। अब जब सब कुछ सुलझ गया था, तो वो वापस आ गए थे। युन चिंगहोंग मुस्कुराते हुए कहता है, शाओयर, फादर ने तुम्हें निराश किया। मैंने तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हें जबरदस्ती भेज दिया। शाओयुन हाथ हिलाते हुए कहता है, नहीं नहीं नहीं, मैं जानता हूं आपने ये मुझे बचाने के लिए किया। अब जब आप और मदर ठीक हैं और बिग ब्रदर सुरक्षित हैं, हमारा परिवार फिर से एक हो गया है। ये बस बहुत अच्छा है। अपने दोनों बेटों को देखते हुए मू यूरू की आंखें नम हो जाती हैं। युनचे मुस्कुराते हुए कहता है, अगर यहां 7th सिस्टर भी होती तो ये और भी परफेक्ट होता। सब हंसने लगते हैं और शाओयुन शर्मा जाता है। युनचे ओवरलॉर्ड पिल निकालता है। मैंने कहा था कि मैं इसे हम दोनों में बांटूंगा। एक बार फादर की सेहत स्टेबल हो जाए, मैं इसका इंतजाम करूंगा और फिर तुम इसे 7th सिस्टर के पास ले जाना। मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हारे फ्यूचर फादर इन लॉ खुद तुम्हारा स्वागत करेंगे। शाओयुन शर्माते हुए धीरे से हंसता है। युन चिंगहोंग को आराम करने के लिए समय की जरूरत थी, इसलिए युनचे अपने रेजिडेंस में लौट आता है और इल्यूजरी डीमन रेल्म में आने के बाद से हुई हर चीज के बारे में सोचता है। उसके आने ने इसकी किस्मत को पूरी तरह से बदल दिया था। अगर वो नहीं आया होता तो युन फैमिली तबाह हो जाती, डीमन एम्परर का क्लैन गायब हो जाता और ड्यूक हुआई पैलेस रेल्म पर हावी हो जाता। अब ड्यूक हुआई पैलेस के नष्ट होने के बाद सिर्फ 2 परेशान करने वाले फैक्टर्स बचे थे, भागा हुआ ड्यूक मिंग और लिटिल डीमन एम्प्रेस की बची हुई 3 साल की जिंदगी। जैस्मिन अचानक पूछती है, तुम प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट कब वापस जाने की तैयारी कर रहे हो? युनचे कहता है, फादर को ठीक होने में 3 महीने लगेंगे, इसीलिए मैं अभी वापस नहीं जा सकता और यहां अभी भी एक जरूरी काम है जो मुझे करना है। जैस्मिन पूछती है, जरूरी काम? युनचे एक पल के लिए शांत रहता है, फिर कहता है, लिटिल डीमन एम्प्रेस की जिंदगी के सच में सिर्फ 3 साल बचे हैं। क्या कोई और तरीका नहीं है? जैस्मिन की आवाज में नफरत भरी हुई थी। क्या? उसे मरने नहीं दे सकते? युनचे धीरे से कहता है, सिचुएशन इतनी जल्दी इसलिए सुलझ गई क्योंकि उसकी एब्सोल्यूट पावर थी, लेकिन 3 साल बहुत कम है। एक बार वो गिर गई, इल्यूजरी डीमन रेल्म फिर से केओस में डूब सकता है। इसके अलावा वो हर हाल में मेरी हेवन है। जैस्मिन कहती है,
लगता है आखिरी सेंटेंस ही मुख्य बात है। तुम्हें सबसे ज्यादा परवाह हमेशा एक औरत की ही रहती है। युनचे कहता है, तुम्हारी तारीफ के लिए शुक्रिया। वो लिटिल डीमन एम्प्रेस के बारे में सोचता है कि कैसे उसने ड्यूक मिंग का अटैक उसके लिए रोका। जब उसने उसे नीचे पकड़ा हुआ था तो उसका पीला चेहरा, और जब गोल्डन क्रो स्पिरिट ने उसे बताया कि उसके पास सिर्फ 3 साल बचे हैं, तो उसने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उसके दिल में दर्द की एक चुभन होती है। लोगों ने सिर्फ उसकी न टूटने वाली शान देखी, पर कोई नहीं जानता था कि उसे क्या क्या सहना पड़ा था। अपने परिवार के बिना उसे अकेले ही सब कुछ सहना पड़ा। अपने क्लैन का बदला लेना, डीमन इंपेरियल सिटी को सुधारना और ड्यूक वाई पैलेस के कर्मों की सजा देना। आखिरकार वो भी एक औरत ही थी। जैस्मिन बोलती है, लिटिल डीमन एम्प्रेस की प्रोफाउंड एनर्जी उसकी अपनी लाइफ फोर्स को जलाकर चलती है। ज्यादा से ज्यादा उसके पास 3 साल हैं। ये डिवाइन बीस्ट गोल्डन क्रो की सोल ने कहा था। तुम्हें क्या लगता है कि इसे कौन बदल सकता है? युनचे पूछता है। तुम्हारी नॉलेज से क्या यह सच में नामुमकिन है? जैस्मिन तंज कसती है। मुझे पता था तुम ये पूछोगे। मैं 2 तरीके जानती हूं, लेकिन अगर मैंने तुम्हें बताया तो तुम और भी ज्यादा निराश हो जाओगे। युनचे का स्पिरिट उठ जाता है। क्या तरीका है? जल्दी बताओ। अगर कोई तरीका है तो यह बिल्कुल उम्मीद न होने से बेहतर है। जैस्मिन कहती है, तो ध्यान से सुनो। पहला तरीका है अपने ग्रेट वे ऑफ द बुद्धा को स्टेज 10 से ऊपर कल्टीवेट करना। तब तक तुम यूनिवर्स से प्राइमोर्डियल एसेंस अब्सॉर्ब करके उसे दे सकते हो, जिससे वो शायद 100 साल और जी सकती है। वो आगे कहती है, लेकिन तुम्हारे पास एक ह्यूमन बॉडी है और तुम सिर्फ स्टेज 6 तक ही पहुंच सकते हो। भले ही तुम स्टेज 10 तक पहुंच भी पाते, उसके पास सिर्फ 3 साल बचे हैं। यह एक चमत्कार था कि तुम 5 साल में स्टेज 4 तक पहुंच गए। 3 साल में स्टेज 10 तक पहुंचना एक फैंटेसी है। युनचे अपने दांत पीसते हुए पूछता है, तो दूसरा तरीका क्या है? जैस्मिन की आवाज हल्की कांपती है। दूसरा तरीका 7 ग्रेट हेवनली प्रोफाउंड ट्रेजर्स में से रैंक 3 प्राइमोर्डियल सील ऑफ लाइफ एंड डेथ को ढूंढना है, जिसमें इटर्निटी की पावर है। वीडियो को लाइक और हाइप करके, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी से फैमिली का हिस्सा बना जाइए। साथ ही अगर आपके दोस्त इस तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो उन्हें शेयर भी कर देना।